यंत्र और तीसरा निर्वज्य। तो आज अभी हमारे सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ धूपन यंत्र के बारे में और धूपन यह चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। तो आप सभी को दिख रहा है क्या? लाइट्स ऑफ करना है, स्लाइड्स दिख रहे होंगे तो लाइट्स ऑफ प्लीज। सबसे पहले तो हमें सिद्धांत समझने की जरूरत है। लाइक इन प्रैक्टिस यहाँ पे ऐसा कहीं पर लिखा है क्या कि ये पांडु है, ये कुष्ठ है, ये हमें समझने की जरूरत होती है। वैसे ही धूपन यह चिकित्सा एक पद्धति है, ये आप अलग अलग व्याधियों में यूज कर सकते हो। तो ये यूज करने के लिए जब तक आप आयुर्वेद को नहीं समझेंगे तब तक आप इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आज के तारीख में अभी डायबिटिक फूड, नॉन हीलिंग वुंड्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स, बेड सोर्स, फिर राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फिर दुष्टव्रण, गैंग्रीन, ऐसे सारे व्याधियों में, अलग अलग व्याधियों में हमें धूपन यह चिकित्सा पद्धति करके आती है। लेकिन धूपन यह चिकित्सा पद्धति एक है, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है वो हमें समझना जरूरी है कि हम धूपन कहाँ पर और कब कब कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भी कोई ऐसी नई व्याधि हमारे पास आती है तो हम लोग डर जाते हैं कि अरे हमारे शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है, क्या हमें इस ये जो व्याधि आई है इसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड व्हेन ऐसा कोई नया पेशेंट आता है तो हम लोग बोलते हैं यार ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको समझेंगे कैसे। तो आज मैं आपको ऐसे ही अलग अलग व्याधियों को कैसे समझ सकते हैं और इनको कैसे ट्रीटमेंट देना है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो इसीलिए हमारे चरक तब से बोलते आ रहे कि न ही सर्व विकाराणाम नामोस्ति ध्रुवोस्थिति। इसका मतलब यह है जो भी विकार व्याधि हमारे पास आते हैं उनका नामकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। व्याधि कब उत्पत्ति होती है? इफ एनी वन ऑफ यू कैन टेल व्याधि की संप्राप्ति क्या है? बोलिए बोलिए, आप बोलेंगे तो ही सेशन चलेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है काफी। यू हैव टू स्पीक। एनीवन, व्याधि की व्याख्या क्या है? व्याधि कब उत्पन्न होती है? हाँ दोष धातु मल सर इनको माइक भी मतलब पॉसिबल है। बॉडी भी बन रही है, पिछले दिखाते हैं कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जो भी कोई चीज़ जो शरीर में वेदना पैदा करती है या वेदना का एहसास करवाती है, वो उसको हम व्याधि या रोग। थोड़ा आपको आयुर्वेदिक रूप से बताना है, आप लेमन लैंग्वेज में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, मेरा आवाज ऐसे ही ऑडिबल है, आई थिंक सो। ये माइक से थोड़ा मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, यस, है ना? तो इट इज बेटर दैट मैं माइक बंद कर देता हूँ। दोष धातु तो हाँ, आयुर्वेद, हाँ बताइए। बराबर। व्याधि निर्माण करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, दोष और दुष्य। तो दोष दुष्य संमूर्छना जनितो व्याधि, तस्य विघटनम एव चिकित्सा।
हमारे पास जो भी अनुक्त व्याधियां आती हैं, इन अनुक्त व्याधियों की चिकित्सा करने के लिए हमें दोष और दुष्य की समूर्छना, मतलब जो उनसे क्षय हो चुका है या वृद्धि हो चुका है, कौन से धातु में है, ये समझना जरूरी है। तो जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। वी डोंट हैव टू ट्रीट। मतलब कल भी मेरा एक ऐसे इन जनरल टॉक चल रहा था। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्वर आ गया त्रिभुवन कीर्ति दे दो, ज्वर आ गया सुच्छेकर दे दो, बट इस ज्वर इस फीवर के अनेक कॉजेज है ना। तो जब भी ज्वर की उत्पत्ति होती है तो देयर मस्ट बी एन कॉज। तो अगर वात दोष प्रधान ज्वर है तो हम वहां पे सुदर्शन घनवटी यूज करते हैं, पित्त दोष प्रधान है तो सुच्छेखर यूज करते हैं, और कफ वात प्रधान दोष है तो हम त्रिभुवन कीर्ति यूज करते हैं। नौ अब हमको यही पढ़ाया गया है कि आपको ज्वर जब आता है तो आपको त्रिभुवन कीर्ति देना है। बट हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी व्याधि की चिकित्सा आप नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि वात प्रधान ज्वर के क्या लक्षण है? मेरे पास कोई पेशेंट आया है और मैं इसको डायग्नोज करूंगा कि ये वात प्रधान ज्वर है। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए सर, ऐसे ही। हेलो हेलो, बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब अंगमर्द, संधियों में पीड़ा होना, जकड़न होना, ये जब तक आपको लक्षण नहीं दिख रहे हैं तब तक आप उसको वातजत ज्वर करके उसका निदान नहीं करेंगे। पित्तजत ज्वर के क्या लक्षण होंगे? दाह और दाह, तो ये एक लक्षण हो गया। अब इसके लिए मैं आपको और थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। दाह ये क्राइटेरिया आप बाजू में रखिए। इसके अलावा और क्या चीज है कि जिससे आप समझ सकते हैं कि ये पित्त प्रधान ज्वर है? प्लीज एनीवन, जब आप खड़े होके आप बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा आप क्या बात कर रहे हो। देखो आपको पढ़ना है और मैं पढ़ाने आया हूँ, जब तक आप बात नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कृष्णा, यस, ओके, और कुछ? नेत्र स्राव वात से भी आ सकता है, कफ से भी आ सकता है मैडम। व्हाट इज द पर्टिकुलर पॉइंट जिससे आप ये डायग्नोज करेंगे कि ये पित्त प्रधान ज्वर है? दाह ये एक हो चुका है, लेकिन दाह का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, हमें समझने की जरूरत है। तो इसके अलावा क्या है? संताप, बराबर, क्रोध, दूसरा, और तीसरा तीक्ष्ण वेगी ज्वर। तीक्ष्ण वेगी ज्वर यानी क्या? जब फीवर 103, 104, 105 ऐसा आ रहा है, दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द तीक्ष्णता ऑफ पित्त। तो तीक्ष्णता कम करने के लिए हमें वहां पे चंद्रकला, सुच्छेकर, जो पित्त को शमन करते हैं, ऐसे ड्रग को हमें यूज करना जरूरी है। और कफ प्रधान के क्या लक्षण होंगे? अंगगौर और मंद ज्वर। यस, दिस इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया व्हेनेवर अ पेशेंट ऑफ फीवर, आई एम टॉकिंग अबाउट फीवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वर, है ना। तो patient of fever comes to your clinic with certain conditions, that time you have to differentiate and choose a particular medicine. अगर आप पित्तजत ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति देंगे, अभी मैं थोड़ा क्या रसशास्त्र और आज का मेरा एक्चुअल टॉपिक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड मेडिसिन प्रिपरेशन यही था, लेकिन अभी कुछ हमारे जो स्पीकर्स है वो नहीं आ पाए, इस वजह से अभी मेरा सेशन आज आपको पूरा दिन मेरे साथ ही जुड़े रहना है। तो इट इज मतलब मेरे लिए अच्छा हो गया कि मैं थोड़ा एक आपको
बेसिक लेवल से आपको आगे लेके जाऊं, जिससे आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस और आयुर्वेद विचार कैसे करता है, आयुर्वेद से हम लोग विचार करके प्रैक्टिस कैसे करते हैं और हम लोग सफलता की ओर कैसे जाते हैं, ये मैं आपको बताऊं। मैं आया, मैंने धूपन, ये मेरे केस है, मैंने ये धूपन दिया, पेशेंट ठीक हो गया।